नमस्कार। तो जैसा कि हमने कल प्रॉमिस किया था कि हम आने वाले समय में जनरल स्टडी के विषयों को एक-एक करके अध्ययन करेंगे। एक साथ तो अध्ययन किया नहीं जा सकता है, तो जब एक-एक अध्ययन करना है तो किसी एक विषय से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम शुरुआत करते हैं इतिहास से। इतिहास एक ऐसा विषय, अगर इसको समझ लिया जाए सही ढंग से, तो इस विषय से इतना लगाव हो जाता है कि इससे ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाला कोई विषय हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरा विषय क्या है कि हमारे अपने अतीत के बारे में होता है। और तरह-तरह की कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन अगर इसको सही ढंग से नहीं पढ़ा जाए, तो इतना कष्टकारी हो जाता है कि हमारा ज्योग्राफी भी गायब करा देगा। यानी जो हम जानते हैं उसको भी हम भूल जाएँगे और उलझ जाएँगे मकड़ी के जाल की तरह। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको उलझने नहीं देंगे और अपने इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको इतिहास विषय जो शुरू किए हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा और जहाँ कुछ कमियाँ रहें, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते चलें। और साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपने अनुभवों को भी बताते चलें, ताकि हम अपने में सुधार कर सकें और आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मुहैया करा सकें। तो चलिए हम बात करते हैं इतिहास विषय की। इतिहास, तो सबसे पहला प्रश्न उठता है इतिहास है क्या? तो इतिहास का मतलब होता है अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन। इसमें जो शब्द आए हैं उनको समझते हैं। अतीत, अतीत का मतलब होता है जो गुजर चुका है। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है एक-एक करके। जैसे आपसे अगर हम कहें कि अपने इतिहास के बारे में बताइए, तो इसका मतलब है कि आपका जब से जन्म हुआ है, तब से लेके आप जो इतनी उम्र के हो गए हैं, इतने समय के बारे में बताइए। मान लीजिए आप 20 साल के हैं, तो 20 साल हो गए आपके जन्म को। तो हम इतिहास अगर आपसे पूछें तो इसका मतलब है कि अपने 20 सालों के बारे में बताइए। तब ऐसा तो बताएँगे नहीं कि कक्षा 9 में ये हुआ था हमारे साथ और कक्षा 5 में वो हुआ था। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। बताएँगे तो क्रमबद्ध ढंग से। तो कैसे बताएँगे कि मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मेरे माता-पिता ये हैं, मेरी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में हुई, फिर मैं शहर आया, उसके बाद फिर मैं दूसरे शहर गया। ये होता है क्रमबद्ध, यानी एक-एक करके। तो ऐसे ही हमको अगर अपने अतीत या अपने इतिहास के बारे में जानना है, तो हम क्रमबद्ध ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है? तो सवाल उठता है कि अगर हमको अपने अतीत के बारे में जानना है, तो अतीत के बारे में हम जानें क्या? जैसे मान लीजिए हम कहें आपका अपना इतिहास है, तो आपके अपने इतिहास में हम कहें आपने शैक्षणिक इतिहास के बारे में बताइए। इसका मतलब है कि आपने शिक्षा कहाँ से शुरू की और कैसे-कैसे आपने आगे शिक्षा प्राप्त की। अगर हम आपसे कहें कि आप अपने सामाजिक इतिहास के बारे में बताइए, इसका मतलब है कि आप समाज के साथ किस तरह से जुड़े रहे, आपका बर्ताव कैसे-कैसे बदला है, हम ये जानना चाहते हैं। इसी प्रकार जब हम कहेंगे कि इतिहास का मतलब है अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन, तो अतीत के हमको जिन पहलुओं का अध्ययन करना है वो कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे अतीत में समाज की, कि समाज कैसा था? यदि हम किसी भी टाइम पीरियड की बात करें, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि उस समय समाज कैसा था। समाज कैसा था का मतलब है कि समाज का स्वरूप क्या था? समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी? पुरुषों की स्थिति क्या थी? समाज में क्या वर्ग विभाजन था या फिर जाति प्रथा थी या नहीं थी? समाज में ऊंच-नीच का भाव था या नहीं था? समाज में सबसे संपन्न लोग कौन हुआ करते थे? तो ये सब जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आर्थिक पहलू। आर्थिक पहलू का मतलब होता है, देखिए, खाली इंसान समाज में रहकर जीवन यापन नहीं कर सकता है। उसको क्या दिया है भगवान ने? पेट दिया है। अब पेट भरने के लिए वो क्या करता है? रोजी-रोटी के लिए क्या करता है? उद्योग धंधे, व्यापार, ये सब चीज़ें करता है। तो इसको कहते हैं आर्थिक पहलू। यानी इंसान ने खेती-किसानी कहाँ से शुरू की? पशुओं को पालना कैसे शुरू किया? पशुओं से ऊन निकालना, उनके दूध को पनीर में बदल कर बेचना या फिर दूध को बेचना, उनके मांस का उपयोग करना या फिर इन सभी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर बेचना, जिसको हम व्यापार कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे आर्थिक पहलू के अंतर्गत। और इन्हीं से जुड़ा हुआ एक पहलू होता है जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक पहलू। सांस्कृतिक का मतलब होता है जैसे आप हैं, आपका अपना खान-पान है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के लोगों का खान-पान आपके खान-पान की तरह ही है। यानी एक क्षेत्र विशेष में लोगों का खान-पान क्या है? समान है। आपका पहनावा है, जैसे साउथ इंडिया में जाएँगे, भारत के दक्षिण भागों में, तो वहाँ का पहनावा अलग है, नॉर्थ का अलग है, ईस्ट का अलग है, हम लोग जिस रीजन में रहते हैं वहाँ का अलग है। तो ये क्या है? संस्कृति, खान-पान, रहन-सहन, बोलचाल, भाषा, लिपि,
ये जो सभी चीजें आप देख रहे हैं, भवन का निर्माण, मंदिर, मस्जिद, पूजा गृह, या फिर जो हमारे प्रथा परंपराएं हैं, वो सब कुछ, ये सब आता है संस्कृति के अंतर्गत। तो अलग अलग समय में संस्कृति कैसी थी, क्या बदलाव हुए, क्या नई चीजें जुड़ी और क्या पुरानी चीजें अलग हुई, इन सब के बारे में जानेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि समय समय पर नई नई चीजें जुड़ती रहती हैं। जैसे कुछ समय पूर्व तक कुछ पर्व ऐसे थे जो उतने अच्छे से नहीं मनाए जाते। जैसे छठ पर्व है। छठ पर्व बिहार के रीजन का एक प्रमुख पर्व है। बनारस के क्षेत्र से शुरू हो जाता है और पूरे बिहार में, झारखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आज इसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो गया है। अमेरिका तक में छठ पूजा की जाती है। ये क्या है? ये हमारी सांस्कृतिक समृद्धता है कि हमारी जो संस्कृति है उसको इतनी अच्छी है कि उसको दूसरे लोग भी अपना रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग। तो हम क्या जानेंगे सांस्कृतिक पहलू के अंतर्गत, अलग अलग समय में हमारी संस्कृति में क्या नई चीजें जुड़ी हैं और क्या चीजें अलग हुई हैं, इनके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे राजनीतिक पहलू। देखिए, आज भारत एक देश है पूरा, लेकिन कोई भी देश ऐसा तो है नहीं कि रातों रात बनता है। शुरुआत में इंसान जब धरती पर आया था तो क्या था? कुछ नहीं, जंगलों में रहता था, पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करता था, अब पेड़ पौधों के पत्तों को ही क्या करता था? पहनता था। धीरे धीरे दो चार लोग मिले आपस में और एक साथ रहने लगे। अब बड़े बड़े जानवरों को मारकर शिकार करने लगे और फिर कई सारे कबीले आपस में आकर रहने लगे। और उन कबीलों में से जो एक शक्तिशाली होता था, शक्तिशाली का मतलब जो बहुत बलवान हो, जिसकी लोग इज्जत करें और साथ में डरें, काहे कि इज्जत अकेले से कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को बना देते थे मुखिया। धीरे धीरे जन बने, जनपद बने और फिर बने महाजनपद, जिनका बड़ा रूप आज हम देश के रूप में देखते हैं। तो राजनीतिक पहलू के अंतर्गत हम जानेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से समय समय पर विकसित हुई है। और जब ये सब जान लेंगे तो इसके बाद हम बात करेंगे क्यों पढ़ें। तो देखिए, क्यों पढ़ें का पहला सवाल का आंसर यही है कि एग्जाम देना है। तो एग्जाम देना है, नौकरी लेना है, तो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना तो जरूरी है। एग्जाम के ध्यान में रखते हुए पढ़ने का मतलब होता है कि ना चाहते हुए भी पढ़ना। लेकिन अगर ढंग से पढ़ना है तो उसके लिए भी एक वजह चाहिए। देखिए, इतिहास क्या है? इतिहास पढ़कर आप ये जानते हैं कि अतीत में आप क्या थे। जब आप अपने अतीत को जानते हैं तो आप भविष्य को भी क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि आप अपने 6 महीने के अतीत को देखिए, तो हो सकता है कि आपने पढ़ाई ना की हो, या हो सकता है कि और किसी काम में आप व्यस्त रहे हों, या हो सकता है कि आपने अपने शरीर पर ध्यान ना दिया हो। तो जब आप 6 महीने को पिछले देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि आप में ये कमियां थी, तो आप आने वाले समय में उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने आज भारत जो गौरवशाली देश बना हुआ है पूरी दुनिया में, उसके पीछे हमारी संस्कृति महत्वपूर्ण है। तो हम जानेंगे कि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध कैसे बनी, हमारी संस्कृति इतनी आज पूरी दुनिया में कैसे प्रसारित हुई। साथ साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आज जो बोलचाल की हमारी भाषा है, लिपि, इनका विकास कैसे हुआ। हम ये भी जान सकते हैं अतीत को जानकर कि हमारे जो बड़े बड़े आज नगर हैं, महानगर हैं, ये कब शुरुआत हुई यहाँ नगर बसने की और इतने समृद्ध कैसे बने ये। तो जब ये सभी चीजें हमको जाननी है तो हम इतिहास के माध्यम से ही जान सकते हैं। या फिर कई तरह की ऐसी प्रथाएं हैं जो आज इंसानियत को शर्मसार करती हैं। जैसे बच्चियों का भ्रूण हत्या कर देना, या फिर महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाएं, उनको मंदिर में प्रवेश ना करने देना या मस्जिद में। तो ये सब चीजें समय समय पर क्या हुई हैं, हमारी संस्कृति में जुड़ी हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इनको अलग करना है, इनको अपनी संस्कृति से दूर करना है, तो इसके लिए सबसे जरूरी है इतिहास का अध्ययन। क्योंकि इतिहास के अध्ययन के बिना हम इनको अलग नहीं कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे सती प्रथा है। सती प्रथा में क्या होता है कि किसी महिला का पति यदि मर जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो वो महिला क्या करती है? जलती हुई चिता में अपने आप को जला लेती है। और सोच कर देखिए वो ऐसा क्यों करती होगी। ऐसा तो नहीं है कि अगर से जलती हुई चिता में वह जल गई तो स्वर्ग या नर्क जो भी होता हो वहां पर फिर से दोनों मिल जाएंगे। तो ऐसा क्यों करती है? देखिए क्या होता था,
पहले युद्ध बहुत होते थे और युद्धों में जो आक्रमण होता था, तो जो व्यक्ति हार जाता था, जो राजा, तो केवल जो जीतने वाला राजा होता था, वो केवल उसकी संपन्नता या समृद्धि को नहीं लेता था, धन दौलत नहीं, बल्कि धन दौलत के साथ साथ क्या करता था कि वहाँ जो महिलाएं हुआ करती थी उनको भी अपने साथ ले जाते थे और उनके साथ गलत तरह के कृत्य करते थे। तो हमारे देश में एक सिद्धांत हर समय रहा है कि यहाँ पर चरित्र को अधिक महत्व दिया जाता है, धन दौलत से कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है चरित्र। कहते हैं कि अगर चरित्र एक बार खराब हो गया तो चरित्रहीन व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। इसीलिए महिलाओं को जिंदगी भर यातना ना सहनी पड़े, इसी के चलते वो क्या करती थी, जलते हुए अग्निकुंड में अपने आप को त्याग देती थी। इसी पर एक मूवी आई थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो आज के समय में जब पुलिस व्यवस्था है, संविधान का शासन है, अगर आज कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं नहीं हम अतीत से पालन करते आ रहे हैं और हमारे यहाँ ये होता है तो हम इसको मानेंगे, तो ये क्या है, ये मूर्खता है। तो हमको ऐसी मूर्खताएं अगर कोई करे तो उसको क्या करना चाहिए, उसको दम से कुटाई करनी चाहिए। कितनी कुटाई, बल भर कुटाई। देखिए, आप किसी गलत चीज को अपनी आस्था या परंपरा नहीं बता सकते हैं कि आप मान लें उसके आधार पर आप किसी का शोषण करें। अब वैसे भी इंसान होने के नाते सब स्वतंत्र हैं, किसको क्या मानना है क्या नहीं मानना अपने लिए ये हर किसी को तय करने का अधिकार है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कैसे पढ़ें। मेन मुद्दा यही है, इतिहास पढ़ने का जो तरीका होता है वही तय करता है कि आपको समझ में आएगा या ना आएगा, आपकी रुचि बनेगी उस पर या नहीं। तो इतिहास पढ़ने के लिए देखिए, किसी विषय को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है उसको बांट लें टुकड़ों में। और टुकड़ों में बांट कर अगर अध्ययन करेंगे तो कहीं ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जैसे समझिए, जैसे एक परिवार का उदाहरण लेते हैं। एक परिवार में पति पत्नी बच्चे यही सब लोग होते हैं। तो उस परिवार में सबके काम बटे होते हैं। जैसे महिला का काम होता है, जो गृहिणी होती है, कि घर का काम करना। पुरुष जो होता है उसका काम होता है कि क्या करना, बाहर काम करना। बाहर मतलब पैसे कमाना या आय अर्जित करना। और जो घर के बच्चे होते हैं उनका काम होता है कि घरेलू कार्यों में सहयोग बटाना। अगर ये कहा जाए कि ये सब काम किसी एक ही व्यक्ति के सर पर रख दिए जाए तो क्या होगा, काम सही तरीके से हो ही नहीं सकता। और खासकर अगर ये काम पुरुष के ऊपर रख दिए तब तो फिर मानकर चलो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं। महिला तो फिर भी मैनेज कर लेगी। तो जब हम किसी चीज को बांट कर अध्ययन करते हैं तो हम बेहतर ढंग से अध्ययन कर पाते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इतिहास को पढ़ने के लिए, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। जब हम भारत के इतिहास को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे यहाँ की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में हमको जानना है रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इसके अलावा पहनावा, घर मकान बनाने का प्रारूप, प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, त्योहार, पर्व, इसके साथ साथ कई और तरह की चीजें, ये सब हम जानेंगे संस्कृति में। और संस्कृति के अंतर्गत ही हम जानेंगे कि लोगों के जो शवदाह का प्रक्रिया है, यानी मृत्यु के बाद लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्म में क्या किया जाता है, किसी में दफनाया जाता है, किसी में जलाया जाता है। तो ये सब संस्कृति का ही भाग है। तो हम जानेंगे कला एवं संस्कृति के अंतर्गत इन सभी चीजों को। और वर्तमान में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं। यह तो संबंधित होंगे आपके इस प्राचीन स्मारकों से, ताजमहल, अशोक के स्तंभ, या फिर बौद्ध मठ, जैन, तो इन सभी चीजों से संबंधित होते हैं। तो जब ये पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे इतिहास, विश्व इतिहास। तो पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ने के लिए पूरी दुनिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ लेंगे वर्ल्ड मैप, यानी पूरे विश्व का दर्शन या पूरे विश्व का टूर कर लेंगे। और तब हम जानेंगे विश्व इतिहास के बारे में। देखिए, पूरी दुनिया का अलग अलग देश का इतिहास जान पाना संभव नहीं है। लगभग 193 देश हैं, हर देश का अपना एक इतिहास है, जैसे भारत का इतिहास है। तो ये संभव नहीं है कि हम हर देश के इतिहास को जान पाए। तो हम क्या करेंगे, हम जानेंगे पूरी दुनिया के इतिहास के उन विषयों को जिसका प्रभाव हम पर पड़ा है। जैसे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि जब मानव ने
हाथ से निर्मित चीज़ों की जगह उद्योग धंधे लगाकर वस्तुओं का बनाना शुरू किया। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया औद्योगिक क्रांति। और इस औद्योगिक क्रांति का परिवर्तन पूरी दुनिया में दिखा, इसलिए हमें औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अमेरिकी क्रांति। अमेरिका में भी किसका राज था? ब्रिटिश का। ये ब्रिटिश पूरी दुनिया में बैठे हुए थे। कहा जाता है कि इनके यहाँ कभी सूर्य उदय से सूर्यास्त नहीं होता था। तो अमेरिका में भी इनका शासन था, लेकिन अमेरिकियों ने एक समय बाद इनको बहुत कूटा, और ये पूरी घटना कहलाई अमेरिकी क्रांति। इसी तरह की घटना हुई थी फ्रांस में। फ्रांस में था राजा तानाशाह, और जब वो अत्याचार करने लगा लोगों पर, तो लोगों ने मिलकर उसकी बहुत कुटाई की है। तो यहाँ हम जानेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फिर हम जानेंगे कुछ शब्द, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। देखिए, दोनों का मतलब होता है कि जाकर किसी दूसरे देश में अधिकार करो, लेकिन उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि दूसरे देश पर अधिकार तो करो, लेकिन उसके जो संसाधन है उस देश के, उसका उपयोग करो अपने लिए। जैसे ब्रिटिश भारत में आए थे, तो भारत में इन लोगों ने क्या किया? भारत के जो संसाधन थे उन पर अपना अधिकार जमाया। जैसे हमारे यहाँ से सूत, या हम कहें कपास ले जाते थे, हमारे यहाँ से नील ले जाते थे। तो ये सब चीज़ें ले जाकर कहाँ ले जाते थे? अपने देश में, और उनसे चीज़ें बनाया करते थे। बनाने के बाद फिर हमको ही बेचा करते थे। मतलब बहुत बकलोल किस्म के थे कि हमारे यहाँ से चीज़ें ले जाते थे, कच्चा माल। ऐसे समझिए, हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं आटा, और वहाँ से बनाकर भेज रहे हैं क्या? ब्रेड पकौड़ा। और यहाँ से आटा ले गए हैं 1 रुपये का, अब ब्रेड पकौड़ा दे रहे हैं 20 रुपये का। ऐसे दुकानदारी करते थे। और यही साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि अपने साम्राज्य को विस्तार करना। जैसे कि चाइना के संबंध में देखते रहते हैं। चाइना कहता है ना आए दिन कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, या फिर अक्साई चीन हमारा है। अक्साई चीन पर तो उसका अभी अधिकार है, भारत का क्षेत्र है, लेकिन उसके एक बड़े भाग पर चीन का अधिकार है। लेकिन चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। ऐसे अगर दावा करता रहा तो निश्चित इसकी बहुत कुटाई होगी। वैसे समय समय पर भारतीय सेना इसकी कुटाई करती रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे एकीकरण और पुनर्गठन। आज पूरे दुनिया में जो देश देखते हैं वो ऐसे नहीं थे। बहुत लड़ाई झड़ाई हुई, मार काट हुआ खूब एक दूसरे से, तब जाकर इन देशों के आज जो मैप देखते हैं वो बने। जैसे जर्मनी कई भागों में टूटा था, इटली कई भागों में टूटा हुआ था, ये सब आपस में जुड़े। जैसे भारत में 550 से ज़्यादा रियासतें थीं, उसी तरह दुनिया में यूरोप, खासकर यूरोप में ऐसे बहुत से देश थे जो कई भागों में टूटे हुए थे, और वो सब एक हुए। तो यहाँ हम चूंकि भारत का बात नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ हम बात कर रहे हैं विश्व इतिहास का। तो हम जानेंगे कि पूरी दुनिया में एकीकरण कैसे हुआ देशों का, खासकर इटली और जर्मनी का। इसके बाद बात करेंगे हम विश्व युद्ध। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया, और ये 2 बार दहली। एक को बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक को सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखेंगे रशियन क्रांति, या फिर हम सोवियत संघ की क्रांति के बारे में बात करेंगे। और अंत में हम जानेंगे शीत युद्ध। देखिए, शीत युद्ध का मतलब ये नहीं है कि ठंडक में होने वाला कोई युद्ध। ऐसा नहीं है कि इसको कहीं लड़ा जाता है वहां बहुत बर्फ जमी हो। शीत युद्ध का मतलब होता है एक ऐसा बात जिसमें स्पष्ट तौर पर आमने सामने लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए आपकी किसी व्यक्ति से लड़ाई है, तो आप उस व्यक्ति को सीधे नहीं मारते हैं, बल्कि उसका जो दोस्त है उसको कुटे आते हैं। और जब उसको कूटते हैं, ऐसे वो व्यक्ति जिससे आपकी लड़ाई है वो भी आपको सीधे नहीं मारता, बल्कि आपके किसी दोस्त को कूटता है। तो इन सभी को पढ़ने के दौरान बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।